नमस्कार दोस्तों। हमारे पिछले इनसाइट्स विद अभिमन्यु एपिसोड में हमने आईटीसी के बारे में बात किया था। बहुत अच्छा है, उसमें इंटरेक्शन हुआ है, बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछा है। सबसे ज्यादा सवाल जो आए हैं वो भारती एयरटेल के बारे में है। और सवाल है कि भारती एयरटेल का स्टॉक इतनी अच्छी कंपनी है, उसका स्टॉक इतना नीचे क्यों गिर रहा है और उसमें क्या करना चाहिए। तो अभी हम अभिमन्यु सोफार जो कि हेड ऑफ रिसर्च आईएफएस सिक्योरिटीज हैं, उनसे पूछेंगे भारती एयरटेल के बारे में। अभिमन्यु। धन्यवाद सौरभ। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर योर रिस्पांस आईटीसी की वीडियो के लिए। और जैसा सौरभ ने बोला, तो अब हम पेश करते हैं आप भारतीय एयरटेल पे अपना व्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बुक और आ रहा है, बिल्कुल जो जेन्युइन क्वेश्चन है कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक गिर क्यों रहा है। सो सबसे पहला रीजन ये है भारतीय एयरटेल का गिरने का कि पहले ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था स्पेक्ट्रम का, और उस स्पेक्ट्रम के केस में जिस तरीके से जजमेंट्स वगैरह हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वोडाफोन जो है वो सर्वाइव ना कर सके। लेकिन जैसा थिंग्स टर्न आउट हुई, अब वोडाफोन आज भी जिंदा है। उसके सब्सक्राइबर घट रहे हैं पर अभी भी जिंदा है। तो क्योंकि उस टाइम पे वोडाफोन निकल जाएगा, इसलिए भारती एयरटेल को ये मिल रहा था कि सिर्फ जियो और भारती एयरटेल दो ही कंपनी बची रहेंगी सिस्टम में, और उसकी वजह से डिओपली बन जाएगी। फ्रॉम थ्री दे विल बिकम टू कंपनीज, और उसकी वजह से उसको एक प्रीमियम मिल रहा था। उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमने देखा कि जब लोगों को लगा कि अब वोडाफोन सर्वाइव करेगा, वोडाफोन का शेयर 3 रुपए से 11 रुपए चला गया, और Airtel का शेयर नीचे चला गया 30%। सेकंड रीजन क्या है? एक टेक्निकल है, एमएससीआई इंडेक्स एंड फुटसी इंडेक्स। ये पर्टिकुलर जो इंडेक्सेस हैं, इसमें भारतीय एयरटेल में सेलिंग हुआ। बिकवाली का रीजन ये था कि लिमिट्स होती हैं एक एफआईज की इन्वेस्टमेंट की, वो ब्रीच हो रही थी। तो ऑलरेडी भारती का वो नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो ये एक दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन है जो हाल ही में हुआ था, वो था कि जियो ने पोस्टपेड के अंदर भारी कटौती की है रेट्स की, बंडलिंग करके। तो आपको को जैसे पता है कि आजकल लोग क्या देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार। तो क्या किया है, एक बंडल्ड बनाया अ, इसने जियो ने, और उस बंडल को जितना भारती चार्ज कर रहा है, उससे लगभग 25% कम चार्ज कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर रीजन से मार्केट को लग रहा है कि अगर पोस्टपेड के अंदर भी जियो जो है वो कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो भारती के लिए वो एक नेगेटिव होगा। अगला इशू है एजीआर पेमेंट्स का। सो एजीआर पेमेंट्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे जाके देनी पड़ेंगी भारती को, और उस पर्टिकुलर रीजन से भारती जो है वो गिर रहा है। वोडाफोन को तो इससे भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, पर परंतु क्योंकि कैश फ्लो के हिसाब से वो इम्पैक्ट है, तो ऑब्वियसली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगला रीज़न जो है, वो है कि कैपेक्स जो है, वो काफ़ी वाला है भारती का, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ 5G पे कैपेक्स है तो वो लगेगा। और एक महत्वपूर्ण रीज़न क्या था कि दिसंबर तक आप देखें तो बहुत ज़्यादा आरपू इंक्रीज़ सडनली होने लगा था, क्योंकि जियो ने भी अपना आरपू बढ़ा दिया था। अभी रिसेंटली हमने ये नोटिस किया है कि ये जो कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़, फिर से ये आरपू नहीं बढ़ा रही हैं। मार्केट में क्लियर एक्सपेक्टेशन था कि आगे जाके आरपू बढ़ेगा। सुनील मित्तल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो देखना चाहते हैं अगले 2-3 साल के अंदर ₹300 का आरपू हो जाए। अभी लगभग 166 के आसपास का होने की संभावना है। तो वो एक पर्टिकुलर है। इन सब रीज़न की वजह से भारती एयरटेल जो है, वो स्टॉक इतना अच्छा नहीं कर पाया है। सौरभ? तो ये तो आपने बहुत सारे रीजंस बताए क्यों स्टॉक नीचे जा रहा है। तो अभी इन हालातों में अभी कुछ चीजें बदलेंगी, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है ये सही समय है इन्वेस्टर्स के लिए भारती में एंट्री लेने का, और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न तो ये है, जैसे आरपू की हमने लास्ट में बात की थी। एक कंसल्ट पेपर है टीआरएआई का, उसके अंदर एक नए चेयरमैन आए हैं। अपनी जॉब में सेटल होते हैं, तो एक कंसल्टिंग पेपर के हिसाब से एक बॉटम प्राइस होना चाहिए आरपू का।
तो अगर एक आरपू का बॉटम प्राइस रहेगा तो उसके नीचे कोई भी रेट कम नहीं कर सकता। वोडाफोन की दुर्गति इसलिए हुई थी क्योंकि जियो ने बहुत कम कर दिए थे रेट। तो अगर ये कंसल्टिंग पेपर के हिसाब से रेट कम हो जाता है तो उसका एक बहुत फायदा मिलेगा कि अभी इसके मिनिमम तो हम नीचे नहीं जाएंगे, तो जियो उससे कम नहीं कर सकता रेट। तो वो उसकी वजह से मुझे लगता है जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद काफी लोग अपना आरपू बढ़ाएंगे। सेकंड रीजन है, जैसे हमने पोस्ट पेड की बात की, तो पोस्ट पेड जो कनेक्शन है उसमें सिर्फ 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है रिटेल का। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है एंटरप्राइज सोल्यूशन का है, या जो मशीन यूज करते हैं हम, जब पॉस्ट मशीन बोलते हैं जिसको, जैसे जिस पे क्रेडिट कार्ड चलता है, तो वो सब लोग जो यूज करते हैं वो पोस्ट पेड कनेक्शन पे है। सिर्फ रिटेल का कंट्रीब्यूशन 30% है पोस्ट पेड कनेक्शन का भारती के। तो इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से हमें लगता है रिटेल जो इतना कम है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जियो का। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हाइक होता है तो काफी कंपनीज का वो रेवेन्यू ग्रोथ में नहीं आ पाता है। वेयरएज़ हमने देखा है कि भारती का ट्रांसलेशन काफी अच्छा हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ सडनली उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से अगर कभी भी आरपू बढ़ा तो उसका बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो स्पेक्ट्रम है उसकी कॉस्ट काफी कम है अब खर्चा करने की। इनफैक्ट आगे जाके स्पेक्ट्रम की जो ज्यादा कॉस्ट है रिन्यूअल की, वो जियो की सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारती की और उसके बाद वोडाफोन की। तो अगर इन सब रीजंस को देखा जाए तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड भारती एयरटेल में बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। और उस रीजन से मुझे लगता है कि 600 रुपए के टारगेट प्राइस के हिसाब से निवेशक जरूर ये स्टॉक को ले सकते हैं। धन्यवाद अभिमन्यु। सो आपका प्राइस टारगेट है 600 रुपया, ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए है या कोई पीरियड बता सकते हैं? ये 600 का जो टारगेट है ये लगभग 1 साल के हिसाब से मुझे लगता है भारती एयरटेल का होगा। और जिन लोगों ने आप जो हायर लेवल पे एंटर किया है, दे शुड कंटिन्यू विद द कंपनी, राइट? बिल्कुल, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन आल्सो एवरेज एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है भारती एयरटेल में पोजीशंस ऐड करने का। धन्यवाद।